नमस्कार। अमन हिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपना चैप्टर शुरू किया हुआ था ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट पहले कर चुके हैं, 2 पार्ट में पहले बना चुकी हूँ, आप उन्हें देख सकते हो। तो आज हम अपना इसका 3rd पार्ट स्टार्ट करेंगे और उसमें हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, यानी उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। निर्वाह का मतलब होता है बेटा कि अपने जीवन को कैसे जीते थे, कैसे उनके क्या संसाधन थे जिससे वो जीवन यापन करते थे। जैसे कि आपके घर में पापा हैं, मम्मी हैं, वो जॉब करते होंगे, कोई किसान होगा, तो वो उनके जीवन यापन के साधन हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, किस प्रकार से पैसा कमाते थे, अपना खाना पीना करते थे, तो वही आज हम चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कृषि। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो एक ऐसा इलाका था जो अर्ध शुष्क इलाका था और वो उपजाऊ क्षेत्र भी था, वहाँ की भूमि उपजाऊ थी। तो उनका एक प्रमुख व्यवसाय कृषि हुआ करता था, वो लोग खेती किया करते थे। तो देखते हैं खेती की उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। कई बार कृषि के ऊपर ही जो है अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें उपजाऊ भूमि। तो ये क्षेत्र एक उपजाऊ भूमि का क्षेत्र था और कहीं कहीं पर जो है जहाँ पर शुष्क इलाका था वहाँ पर सिंचाई करके उसकी पूर्ति कर ली जाती थी कमी की, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। दूसरा है हलों का प्रयोग। उनकी कृषि व्यवस्था की एक और विशेषता थी कि ये लोग खेतों को जोतने के लिए हलों का प्रयोग करते थे। हल लकड़ी के बने होते थे। समय बहुत गुजर गया है तो वो लकड़ी जो है वो नष्ट हो चुकी है, पर फिर भी हमें चेलिस्तान और बनावली जो कि हड़प्पा सभ्यता के सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, यहाँ से हमें हल के प्रतिरूप मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग हल का प्रयोग किया करते थे खेतों की जुताई के लिए। आपको मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये एक बैलगाड़ी का चित्र है और इससे ये भी पता लगता है कि ये लोग शायद बैलगाड़ी का प्रयोग जो है वो हलों को खेतों को जोतने के लिए किया करते थे। उसके बाद है सिंचाई व्यवस्था। ये लोग जो हैं, जैसे मैंने पहले चर्चा की, ये इलाका एक अर्ध शुष्क इलाका था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये खेतों को सींचने के लिए जो है सिंचाई किया करते थे। सिंचाई के लिए 3 साधन हमारे सामने आते हैं। पहला है कुएं, दूसरा है नहरें और तीसरा है जलाशय। जहाँ तक कुएं की बात है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि अकेले मोहनजोदड़ो से ही 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। और जहाँ तक जलाशयों का सवाल है, जलाशय भी हमें मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में हम एक विशाल स्थान कर देखते हैं, और भी हमें जलाशय जैसे लोथल है, धौलावीरा है, वहाँ पर भी हमें जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। जहाँ तक नहरों का सवाल है, नहरों का हमें कोई ज़्यादा सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये नहरों का अवश्य ही प्रयोग करते होंगे सिंचाई के लिए। समय बहुत गुजर गया, हो सकता है नहरों में गाद वगैरह भर गई हो, कीचड़ भर गया हो तो नहरें बंद हो गई हों। लेकिन हमें एक स्थान है शोरतघई जो कि अफगानिस्तान में है, यहाँ से हमें नहरों के प्रमाण मिले हैं, नहर का प्रमाण मिला है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाते हैं 1 नंबर में कि नहर का प्रमाण कहाँ मिला है या अफगानिस्तान में कौन सा स्थल मिला है, तो शोरतघई ये आपने याद रखना है। उसके बाद है कृषि व्यवस्था की अगली विशेषता, एक साथ 2 फसलें। अब हम ये कैसा कह सकते हैं कि वे एक साथ 2 फसलें उगाते थे। अगर आपको पिछला वीडियो याद हो तो मैंने चर्चा की थी कि कालीबंगन ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे को क्या मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं। उस टाइम के इतने साल पुराने जुते हुए खेत मिले हैं, और खेतों को जब जोतते हैं ना उसमें लाइनें पड़ जाती हैं, तो जुते हुए खेत ऐसे मिले हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा दिखाने की कोशिश की है कि कुछ लाइनें इधर जा रही हैं, कुछ लाइनें इसको काट रही हैं इधर की ओर, तो यानी समकोण पर काटते हुए खेत जुते हुए मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि शायद ये लोग एक समय में 2 फसलें उगाया करते थे, 1 से अधिक फसलें उगाया करते थे। तो ये भी इनकी कृषि व्यवस्था की विशेषताएं हैं। ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखनी है कि जो कालीबंगन है वहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं मुख्य फसलें, कौन कौन सी फसलें ये उगाते थे। फसलों में गेहूँ, जौ, बाजरा, सफ़ेद चना,
तिल, ये खाद्यान्न थे जिनको वो उगाया करते थे, फल सब्जियां उगाया करते थे। हमें ये जो आपको खाद्यान्नों का जिक्र किया है, इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हमें गेहूं के जले हुए दाने मिले हैं, हमें मटर के दाने मिले हैं, हमें खजूर के बीज मिले हैं। तो इनकी फसल जो है ये उगाया करते थे। इसके साथ साथ ये लोग कपास भी उगाते थे। हालांकि कपास का हमें कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य तो नहीं मिला, कपड़ा तो नहीं मिला, लेकिन हमें सूत काटने की तकलियाँ अवश्य मिली हैं। हमें मूर्तियों के सहारे भी पता लगा कि ये लोग जो है वो कपड़े पहनते थे और कपास का प्रयोग करते थे, कपास की खेती ये लोग किया करते थे। उसके बाद बात करते हैं भंडारण। तो ये लोग जो हैं भंडारण भी करते थे। भंडारण मतलब अनाज का संग्रह करना। ये हम कैसे कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आपने पिछला वीडियो देखा हो, तो हमने चर्चा की थी कि वहाँ से हमें गोदाम मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, जहाँ पर कि अनाज को संग्रह करके रखा जाता था। ये भी हो सकता है कि शायद वहाँ के जो राजा रहे होंगे, वहाँ के जो शासक रहे होंगे, वो भूमिकर के रूप में अनाज को प्राप्त करते होंगे और उन्हें अन्नागारों में, भंडारण में रखते होंगे। तो ये है बेटा आर्थिक जीवन में कृषि और उसकी विशेषताएं। कई बार खाली कृषि पर ही अलग से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ऐसे हेडिंग बना बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बात करते हैं पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी किया करते थे, ये भी उनका एक व्यवसाय था। हमें खुदाई से भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, सूअर, कुत्ता, इस टाइप के जानवरों की हमें हड्डियां बरामद हुई हैं। इनके चित्र भी हमें मिले हैं। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग इन पशुओं को पाला करते थे। इन पशुओं से वो क्या क्या लेते थे, वो दूध प्राप्त करते थे, मांस प्राप्त करते थे, ऊन प्राप्त करते थे। इसके अलावा भार ढोने के लिए भी पशुओं का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि आपको मैंने खिलौना दिखाया था ना, एक मिट्टी का बैल का खिलौना दिखाया था, तो वो क्या दिखा रहा है, बैलगाड़ी दिखा रहा है। तो बैलगाड़ी क्या है, वो भार ढोने का साधन है। कुत्ते जो हैं रात के समय रखवाली करते होंगे। इनके अलावा हमें मोर, बिल्लियाँ, हिरण, खरगोश, शेर, गैंडा, इन पशुओं की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सभी पशुओं से परिचित थे। लेकिन हाँ, उनको घोड़े का ज्ञान नहीं था। हमें घोड़े के साक्ष्य जो हैं हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो एक आधे स्थान से ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। इससे पता चलता है कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से पशु से परिचित नहीं थे, तो ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो ये है पशुपालन। अब बात करते हैं उद्योगों की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो काफ़ी संपन्न थे और कई प्रकार के उद्योगों से जुड़े हुए थे। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगी, जैसे कि ये देखिए आप, आभूषण हैं, उससे पता लगा कि लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से जुड़े हुए थे। कुछ लोग जो हैं वो कपड़ा बुनते थे, कुछ लोग जो है आभूषण बनाते थे, कुछ बर्तन बनाया करते थे, कुछ लोग फर्नीचर बनाया करते थे, कुछ लोग मछुआरे हुआ करते थे। तो अलग अलग प्रकार के उद्योगों से लोग जुड़े हुए थे। क्योंकि हमें ऐसा सारा सामान मिला है, छोटा मोटा बहुत सा सामान मिला है, तो उनको बनाने वाले लोग भी अवश्य रहे होंगे। वो यानी कि विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग उद्योगों से जुड़े हुए थे। तो यह है उद्योग। अब बात करते हैं आगे आर्थिक जीवन में व्यापार की। व्यापार बेटे दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक व्यापार और एक होता है विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार का मतलब होता है देश के भीतर व्यापार करना, यानी देश के अंदर ही व्यापार करना। जैसे मान लीजिए हमारा देश है, अगर हम चाहें कि हमें गुजरात से कुछ खरीदना है, पंजाब से कुछ खरीदना है, तो आपस में जो हमारा व्यापार होगा वो होगा आंतरिक व्यापार। और अगर हम बात करें विदेशी व्यापार की, विदेशी व्यापार का मतलब कि दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। अगर हम सोचें कि हम चीन के साथ व्यापार करें, अगर हम सोचें कि हम अमेरिका के साथ व्यापार करें, कोई सामान उनको बेचें, कुछ उनसे खरीदें, तो वो है विदेशी व्यापार। तो पहले बात करते हैं देशी व्यापार की। तो देशी व्यापार के अंदर जो है, जो हमें सामान मिला उसके आधार पर हमें पता चलता है कि ये लोग आपस में आंतरिक क्षेत्रों से बहुत कुछ लाया करते थे। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट तांबा। तांबा खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। मन के गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। सोना दक्षिणी भारत से यानी कर्नाटक से प्राप्त किया जाता था। और कीमती लकड़ी और पत्थर कश्मीर से प्राप्त किए जाते थे।
तो अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की। विदेशी व्यापार के अंदर जो है सिंधु सभ्यता के लोग मगान, दिलमुन, मेसोपोटामिया इनके साथ इनका व्यापार चलता था। विदेशी व्यापार में बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है निर्यात, एक होता है आयात। निर्यात का मतलब होता है किसी देश को कुछ बेचना, कपड़ा, आभूषण, जो भी सामान है वो बेचना, और आयात मतलब किसी देश से कुछ खरीदना। तो जहाँ तक निर्यात का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ा, आभूषण, मोती, हाथी दांत इनका निर्यात किया करते थे, अर्थात दूसरे देशों को बेचा करते थे। ये जो देश बताए हैं मगान, दिलमुन, मेसोपोटामिया, इन देशों को ये सामान बेचा करते थे। जहाँ तक आयात का सवाल है, आयात में सोना, चांदी, कीमती पत्थर, ये सब चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती थी। उसके बाद है व्यापार के अंदर ही कि व्यापार दोनों मार्गों से होता था, जल मार्ग और स्थल मार्ग। जल मार्ग का मतलब हो गया कि समुद्र के रास्ते या नदियों के रास्ते व्यापार करना, नावों में सामान भरकर, और स्थल मार्ग का मतलब है कि सड़क रास्ते से व्यापार करना, जो कि बैलगाड़ियों और ऊँट गाड़ियों के माध्यम से किया जाता था। तो यह है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार। अब बात करते हैं यातायात के साधन की कि उस समय में कौन कौन से ऐसे साधन थे जो कि यातायात के लिए यूज़ किए जाते थे। आजकल की तरह कोई कारें, ट्रक वगैरह तो नहीं थे। बैलगाड़ियाँ, ऊँट, नाव, ये उनके यातायात के साधन थे, क्योंकि बैलगाड़ियों के हमारे को खिलौने मिले हैं, ऊँट गाड़ियाँ भी मिली हैं, और नावों के चित्र भी उनकी मोहरों पर प्राप्त हुए हैं। तो ये उनके यातायात के साधन हैं। अब बात करते हैं नाप तोल। नाप तोलने का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को अगर हमने खरीदना है तो हम तोल के लेते हैं ना। मान लो हमने सब्जी लेनी है तो उसे तोलते हैं, ठीक है। अगर हमने कपड़ा लेना है तो उसे नापा जाता है। तो ये लोग भी नाप तोल के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया करते थे। इसका भी जिक्र हमें मिलता है, ये भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपको मैं कुछ बाट दिखाना चाहूँगी। आपके सामने कुछ बाट हैं। ये बाट आप देखिए, कुछ बाट बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोल हैं, कुछ घन हैं, कुछ नुकीले हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी कि यहाँ से बाट प्राप्त हुए हैं जो कि चर्ट नामक पत्थर से बने हुए हैं। ये बाट बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। बड़े बातों से, जो बड़े बाट हैं उनसे भारी वस्तुओं को तोला जाता था, और जो छोटे बाट थे उनसे हल्की वस्तुएं जैसे कि मोती वगैरह इनको तोला जाता होगा। उसके बाद है विभिन्न आकार। जैसे मैंने बताया कि बाटों का आकार विभिन्न प्रकार का था, कुछ घन हैं, कुछ गोल हैं और कुछ नुकीले मिले हैं। उसके बाद इसकी अगली विशेषता है विशेष अनुपात। ये भी बहुत खास बात है बेटा कि बाट जो मिले हैं नापने तोलने वाले, उसके अंदर विशेष अनुपात पाया गया है। जैसे कि कोई बाट 1 का है, दूसरा 2 का, तीसरा 4 का, चौथा 8 का, पांचवा 16 का, फिर 32 का, फिर 64 का। इस प्रकार से विशेष क्रम के अंदर ये बाट हमें प्राप्त हुए हैं। फिर है तराजू और पैमाने। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें तराजू भी प्राप्त हुए हैं और मापने वाले पैमाने भी मिले हैं। जैसे हड़प्पा से हमें एक जो है तराजू मिला है, जिसका मतलब है कि वो तोलने के लिए तराजू का प्रयोग किया करते थे। पैमाना मतलब जैसे कोई एक रॉड मिली है कांसे की, उस पर बराबर बराबर दूरियों के ऊपर कुछ निशान बने, जैसे स्केल होता है ना, स्केल पर बराबर बराबर दूरी पर निशान लगे होते हैं नापने के लिए। उसी प्रकार से हमें एक पैमाना मिला है जिसका प्रयोग अवश्य ही वो नापने के लिए किया करते होंगे। तो ये है नाप तोल। कई बार ये इसी पर क्वेश्चन आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता ये बाट प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप ये सारी विशेषताएं बता सकते हो। अब बात करते हैं धातु का प्रयोग। तो ये लोग कई प्रकार की धातुओं से परिचित थे, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, कांसा। तो कांसे का सामान यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला है, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जहाँ तक लोहे का सवाल है, ये लोग लोहे से ज़्यादा परिचित नहीं थे। लोहे का तो बहुत कम, थोड़ा बहुत सामान ही मिला है कहीं एक आध जगह से, अदरवाइज़ ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से। इनका लोहे को बहुत ही कम ज्ञान था। तो यह है बेटा हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में, यानी ये लोग कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो बेटा ये सारा ज्ञान भी हमने खुदाई से मिले सामान के आधार पर ही लगाया है कि वो किन किन चीज़ों की पूजा किया करते थे। सबसे पहले है मातृ देवी की पूजा।
बच्चों, खुदाई से हमें बहुत सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो हो ना हो किसी देवी की ही प्रतीत हो रही हैं। मूर्ति ने काफ़ी सारे आभूषण डाले हुए हैं और सिर के ऊपर एक मुकुट के समान चीज़ डाली, आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये उनकी मातृ देवी थी जिनकी पूजा ये लोग किया करते थे। ये मूर्तियाँ धुएं से लिपटी हुई हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये लोग शायद आजकल की तरह मूर्तियों के आगे धूप, दिया, बत्ती ये सब चीज़ें जलाया करते थे। सेकंड है शिव की पूजा। ये लोग शिव की पूजा भी करते थे। जैसे कि हमें एक मोहर मिली है जिसमें एक व्यक्ति जो है, एक देवता, वो योगी के समान बैठा हुआ है मुद्रा में और उसके आसपास कुछ जानवर भी खड़े हैं। तो ये आइडिया लगाया गया कि हो ना हो ये पशुपतिनाथ शिव की ही मुद्रा है। तो ये इससे पता लगा ये लोग शिव की पूजा भी किया करते थे। उसके बाद है लिंग और योनि की पूजा। तो ये लोग लिंग और योनि की पूजा भी किया करते थे। हमें पत्थर के कुछ जो है वो गोल पत्थर मिले हैं, कुछ छले वाले पत्थर मिले हैं जो कि लिंग और योनि की पूजा का संकेत देते हैं। फिर है पशुओं की पूजा। तो बच्चों, आजकल की तरह ये लोग पशुओं की पूजा भी किया करते थे। सबसे जो पूजनीय पशु था इनका वो था कुबड़ा बैल, क्योंकि हमें इसकी मोहरें प्राप्त हुई हैं कुबड़े बैल की। और उस बैल के आगे जो है आप देखोगे, आप मोहर में देख सकते हो, पिक्चर दिखा रही हूँ आपको कि एक बैल है, उसके गले के नीचे एक मोटी चादर लटक रही है, मांस की चादर है वो, और उसके आगे कुछ खाने का सामान पड़ा है। इट मीन्स वो उसकी पूजा कर रहे हैं। इनके अलावा ये लोग हाथी की, गैंडे की, चीते की, इनकी पूजा भी किया करते थे। नेक्स्ट है वृक्षों की पूजा। तो ये लोग वृक्षों की पूजा भी किया करते थे, क्योंकि मोहरों पर हमें वृक्षों के चित्र मिले हैं जिसमें पीपल और नीम के पेड़ जो हैं वो अधिक मात्रा में है। तो ये लोग पीपल और नीम की पूजा किया करते थे। फिर है अन्य धार्मिक विश्वास। तो ये लोग कुछ अन्य धार्मिक विश्वासों में विश्वास किया करते थे। जैसे कि हमें पता चलता है कि ये लोग जो हैं वो पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे, घुगी की पूजा करते थे। कई स्थानों से हमारे को अग्नि कुंड मिले हैं, जैसे होता है ना हवन करने वाले जो कुंड बने होते हैं, तो उस प्रकार से अग्नि कुंड हमें प्राप्त हुए हैं लोथल और कालीबंगन से। तो इससे पता लगा ये लोग जो हैं वो हवन टाइप जो है, यज्ञ टाइप कोई चीज़ भी किया करते थे। फिर हमें कुछ मोहरों पर स्वस्ति का निशान भी मिला है। ये भी संकेत करता है कि ये जो है प्राचीन हिंदू धर्म का जन्म था। उसके बाद हम बात करते हैं अंधविश्वासों की। तो ये लोग कुछ अंधविश्वासों में भी बिलीव करते थे। जैसा कि हमें कुछ खुदाई से कुछ ताबीज़ मिले हैं, तो ताबीज़ मिलना इट मीन्स ये लोग अंधविश्वासी थे। इसके अलावा ये मरने के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे। तो जैसे खुदाई में मिले सामान में जो शव मिले उनके साथ विभिन्न प्रकार का सामान मिलना, ये भी दिखाता है कि ये लोग अंधविश्वासी भी थे। तो ये है बेटा हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। अब बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। तो जहाँ तक राजनीतिक जीवन का सवाल है, हमें इस सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इस सभ्यता की पूरी जानकारी हमने कैसे लगाई है, हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही लगाई है। हमें लिखा हुआ कुछ नहीं मिला। हाँ, लिखी हुई बहुत सी मोहरें मिली हैं हमें, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हम उन मोहरों को पढ़ नहीं पाए हैं। पर फिर भी हम लोग जो है, जो हमें सामान मिला उसके आधार पर जो है इसके राजनीतिक जीवन का निर्माण कर सकते हैं। पहले बात करते हैं राजा की। राजा कौन था, कैसा था, क्या नाम था, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पर यह जरूर है कि राजा बहुत अच्छे से शासन करते होंगे और उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को बहुत अच्छे से मेंटेन किया होगा। अगर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की पूरी विशेषताओं पर अगर आप गौर करें तो दुर्ग नगरों का मिलना, पक्की सड़कों का मिलना, पक्के भवनों का मिलना, स्नानागार का मिलना, माल गोदाम का मिलना, पूरे क्षेत्र में एक जैसी मोहरें, एक जैसे बर्तनों का मिलना, ये क्या दिखाता है कि राजा बहुत अच्छे प्रकार से शासन करते होंगे। उन्होंने पूरे साम्राज्य में एक रूपता को बनाए रखा होगा। तो राजा कौन है वो हमें नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि शायद पुरोहित जो मूर्ति मिली है उनका वो राजा थे, पुरोहित राजा थे, पर अभी कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में। पर इतना है कि राजा बहुत बढ़िया से शासन किया करते थे। कई बार बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है हड़प्पा सभ्यता वाले लेसन में, कि हड़प्पा सभ्यता के राजाओं द्वारा किए गए संभावित कार्यों की सूची बनाई कि हड़प्पा सभ्यता के राजा कौन कौन से कार्य करते थे। तो आप बता सकते हो उसकी जो पूरी नगर योजना है वो आप उसके अंदर लिख सकते हो कि राजा ने भवन बनवाए हैं, सड़कें बनाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं, तो वो सारा का सारा उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ उसके अंदर ऐड होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे।
फिर है दूसरा कुशल शासन प्रबंध। तो हड़प्पा सभ्यता के राजाओं काफ़ी अच्छे शासक प्रबंधक थे। जैसा कि हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे नगर मिले हैं जो कि किलेनुमा हैं और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अवशेष मिले हैं। तो ये अनुमान लगाया गया कि शायद ये दोनों स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानियां रही होंगी। दोनों जगह से शासन किया जाता होगा, तभी जो है इतना सारा सामान वहाँ से मिला है और इतना सारे जो है और इतना अच्छा से मेंटेन किया हुआ सब कुछ मिला है। उसके बाद है राज्य की आय। तो राज्य की आय के बारे में बहुत कुछ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है क्योंकि हमें अन्नागार मिले हैं, गोदाम मिले हैं कि शायद अनाज जो है, जो भूमि कर है, वो आय का प्रमुख साधन था जो कि अनाज के रूप में लिया जाता था और उसको फिर अन्नागारों में संग्रह करके रखा जाता था। उसके बाद है शस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय लोग नहीं थे, ये शांति प्रिय लोग थे। ये ज़्यादा लड़ाई को पसंद नहीं करते थे। तो इनके जो शस्त्र मिले हैं वो बहुत ही जो है वो छोटे मोटे मिले हैं, ज़्यादा बड़े शस्त्र नहीं हैं। तलवार ढाल से ये परिचित नहीं थे, केवल छोटे मोटे चाकू, बर्छे, छुरियाँ यही मिले हैं। यही कारण था कि इनके शस्त्रों के का कम मिलना ये दिखाता है कि ये शांति प्रिय थे और यही कारण था कि आर्य लोगों से ये लोग हार गए थे। आर्य लोग कौन थे, उन्होंने कैसे हराए, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। तो बेटा ये है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन। इससे पहले हमने आर्थिक जीवन पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे कमेंट मुझे दीजिए। तब आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।